घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई आज की अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो संसद सत्र, जो बजट सत्र चल रहा था, उसके पहले चरण में सरकार और विपक्ष बीच में एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ तालमेल के भी कुछ चीज़ें देखने को मिली। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर में, जहां पे कठुआ में पुलिस स्टेशन पे आतंकवादियों का हमला हुआ और रेल हादसे में 30 लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा भी कई खबर है, खास करके कर्नाटका में, जहां पर अभी भी रवि के मौत के बाद लोग विरोध कर रहे हैं और ये तमाम अभी भी उस पर सियासत जारी है। लेकिन आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है संसद के दोनों सदनों में। एक तो धोनी के लिए गाना भी गाया गया, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे हम। सरकार विपक्ष तालमेल और विरोध के बीच में जो कुछ हुआ है, खास करके 3 महत्वपूर्ण आर्थिक बिल जो पास किए गए हैं, खास वहां पे एक उसमें इंश्योरेंस, दूसरा कोल और फिर माइनिंग। क्या है इसके मायने और आने वाले समय में क्या भूमि अधिग्रहण, जो जिस पे विरोध सरकार के बीच में और विपक्ष में तकरार है, उस पे भी क्या चीजें आप बदलते हुए देख सकते हैं क्या? अवधेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ दिनेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सबसे पहले दिनेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। हालांकि कई चीजें हैं आज, लेकिन जो मुख्य रूप से संसद सत्र का पहला चरण का आज अंतिम दिन था और 3 महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक वहां से पास किए गए। जो सबसे अहम है उसमें वो है इंश्योरेंस, कोल, माइनिंग। लेकिन भूमि अधिग्रहण पे विरोध तो यहाँ पे तालमेल देखने को मिला है। कहीं लगता है कि अगर रणनीति सही हो तो आप विपक्ष की जो एकता थी उसको तोड़ने में आप कामयाब हुए। नहीं दिलीप जी, मैं समझता हूं कि किसी भी मुद्दे पर जी बहस जो है वो शुभ संकेत है। लोकतंत्र में बहस होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, लेकिन अगर फैसले या बिल जो है लोकहित में हो तो उसमें अंत में जाकर सामंजस्य बन भी जाता है, जो कि इस लोकसभा सत्र के दौरान आपको, इस सत्र के दौरान आपको चलिए पहले हम आपको कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं जो माइनिंग बिल के बाद शरद यादव ने क्या कहा है। ये जल्दी में आपने ये बिल लाए, ये लैंड यूज और खास करके जो मजदूरों के बारे में चिंता है लोगों की, और उस इलाके के लोग जो हैं, उस इलाके में सबसे ज्यादा जहां जंगल, जहां ये मिनरल्स और कोयला है, वहां आदिवासी रहते हैं। मैं आपसे कहूं कि इसमें उनके इलाके के विकास की चिंता मत करिए, उनके हाथ में कैश दीजिए। हिंदुस्तान के 68 बरस के पूरे अनुभव कहते हैं कि देश में इतने तरह के, मैं इनको क्या कहूं कि उनके बारे में कोई चीज कभी भी विकास का रास्ता वहां नहीं बनता है, वहां लूट ही लूट होती है। इसलिए मेरा कहना है कि वो कैश, सीधा कैश दीजिए उनको, जो उनके शहर में बनता है वो कैश दीजिए। तो हिंदुस्तान के आदिवासी सबसे दुखी और लाचार लोग हैं, उनके बारे में इस बिल में ख्याल रखिए। सीताराम येचुरी के भी बयान को हम आपको दिखाते हैं माइनिंग बिल पे, विधेयक पे, जो उन्होंने जो कुछ कहा है। ये बिल जो है ये देश के हित में नहीं है और देश की जनता के हित में नहीं है, और खास तौर पर राज्यों के हित में जो होनी चाहिए वो नहीं है। और इसके अंदर बहुत ही पेचीदा कानूनी सवाल हैं, और हम समझते हैं कि अगर कोई जाएंगे इस पे सुप्रीम कोर्ट पे, तो इस बिल को वैलिडेट करना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस के तरफ से राजीव शुक्ला ने क्या कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं। भाजपा ने कुछ विपक्ष के कुछ दलों को अपने साथ इसमें ले लिया और उसकी वजह से बिल पास हो गया, लेकिन हमने और कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना विरोध व्यक्त किया। कोल बिल पे भी अपना जो हमारा विरोध है वो हमारे, जो अगर हमारे संशोधन मान लें तब तो ठीक है, अगर संशोधन नहीं मानते हैं तो उनका हम विरोध करेंगे। और मायावती भाजपा से सुप्रीमो, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। आम सहमति ये बनी थी कि ये सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और 18 तारीख को ये फिर से वापस आएगा और इसके ऊपर बहस होगी और फिर ये बिल पास किया जाएगा। अब उसके बाद अब फिर दोबारा से ये जो कुछ थोड़े से इसमें तब्दीली हुई है, तो मैं समझती हूँ कि वो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा वो आपको हम सुनाते हैं। आज जो बिल पास हुआ वो बहुत ही एक ऐतिहासिक सफलता है।
इस सरकार के लिए और लोकतंत्र के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने एक सुधार का रास्ता अपनाया और पहली बारी में कोयला और खदानें, जहां सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, डिस्क्रेशन होता था और आवंटन में अंधाधुंध तरीके से आवंटन होता था, वो ख़त्म करते हुए एक पारदर्शी तरीके से ये किया है। और इसको जनता ने तो मांगा ही था, लेकिन अब भ्रष्टाचार से मुक्ति देने वाला है बिल और राज्यों को पैसा जिससे मिलेगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा लेकिन राज्यों को मिलेगा, केंद्र के भी पास नहीं आएगा। तो ये जो बिल हुआ वो सबने मिलकर पास किया, बहुत हमें खुशी है और हमें विश्वास है कि कोल बिल भी पास होगा। लेकिन कांग्रेस और वाम दलों ने इसका विरोध किया। फिलहाल सरकार के लिए अच्छी खबर है और जो सुधार की बात कर रहे थे प्रकाश जावड़ेकर, सुन रहे थे कि इससे चीजें बेहतर होंगी। अवधेश जी, दो सवाल है आपसे, शुरुआत एक बार करते हैं कि एक विपक्षी जो एकता, उसको सरकार कामयाब दिख रही है कि कम से कम उस पर विपक्ष में दरार कह लें या उसको अलग करके अपने पक्ष में करने के लिए वो कामयाब रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और वाम दल सरकार के विरोध में है। तो आने वाले समय से अगर इसको जोड़ के देखें, क्योंकि सबसे अहम अभी भी जो कई बिल हैं जो वहां पे पड़े हुए हैं, जिसपे खास करके भूमि अधिग्रहण को देखें हम और जिस तरह से विरोध हुआ और जिस तरह से उसका सियासी महत्व है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि आने वाले जो दूसरा चरण, जब दूसरे चरण की शुरुआत होगी या उसके पहले भी आप देख रहे हैं कि ये जो एकता है, जो सियासत उस पर होते रहा है, चीजें किस तरह से करवट लेगी? देखिए, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका को बिल्कुल एकदम उसके बारे में कोई निश्चयात्मक रूप देना कठिन हो गया है, क्योंकि अगर विवेक और संतुलन के आधार पर देश के हित में क्या है, उसके विकास में क्या है, उसके आधार पर अगर हमारे देश के राजनीतिक दल मूल्यांकन करें तो उनके बारे में हम कुछ आकलन उनके भविष्य के कदमों का और भूमिकाओं का कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने इंश्योरेंस बिल पर सरकार का साथ दिया क्योंकि वो इंश्योरेंस बिल लगभग वही था जो उन्होंने बना के रखा था और उनको भी पारित कराने में, तो इसलिए उसमें साथ दे दिया। कांग्रेस ने इसमें साथ नहीं दिया। मुख्य बात यह है जो आप पूछ रहे हैं, उसमें मैं ये ढूंढ रहा हूं कि इस बिलों के आधार पर समर्थन और विरोध और संसद के बाहर उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस, जो उसकी राजनीतिक प्रतिध्वनि है, उसमें कोई तारतम्यता है कि नहीं है। तो मेरा मानना है कि उसमें अंतर आ रहा है। अब चूंकि ये जो दोनों बिल थे खनिज और कोयला में, उसमें सरकार ने पहली बार राज्यों को अधिकार दे दिए हैं। राज्यों को पट्टा से लेके उनकी प्रणाली निश्चित कर दिए हैं। पहले राज्य सारे करते थे, तो इसलिए जिन जिन राज्यों को खनिज है वो प्रसन्न हो गए कि इसमें तो हमको ज्यादा माल मिलना है, तो इसलिए बीजेपी ने समर्थन किया, तृणमूल कांग्रेस ने भी कर दिया, अन्ना द्रमुक ने भी कर दिया, सपा ने भी कर दिया, क्योंकि सपा को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे खनिज उसके पड़े हुए हैं, कोयला से लेके सारा पार्टियों ने कर दिया है। लेकिन जो एकता राष्ट्रपति के पास जाने के दौरान दिखी 14 दलों की, वो 14 दल में कोई ऐसा भी है जिसका संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, लोकसभा में कुछ ऐसे भी हैं। वो एक ऐसी एकता थी जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो राजनीतिक रणनीति की विफलता के रूप में सामने आई है। तो उसको रिवर्स करने में भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं मानता हूं कि उसको रिवर्स कर पाए हैं, क्योंकि भूमि सुधार, फिर भूमि अधिग्रहण बिल आएगा तो फिर वही स्थिति बनेगी। तो इसलिए मेरा कहना यह है, अगर कोल को और माइनिंग को विधेयक कर सकते हैं, वो इसलिए है कि आपने राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिया है। मैं तो इसको भविष्य के लिए बहुत ठीक नहीं मानता हूं, क्योंकि इस समय जिस ढंग से स्टेट गवर्नमेंट्स कई एक्ट कर रहे हैं, लगता है जैसे सेंटर से उनकी लड़ाई चल रही है। पहले एक पार्टी की सरकार होती थी, केंद्र में भी स्टेट्स में भी थोड़े सामंजस्य होते थे। तो आने वाले समय में अगर केंद्र के पास संसाधनों की कमी होगी तो वो कैसे पूरी करेगी? अगर सारे रॉयल्टी और बाकी जैसा ये बिल है तो उसमें पारित हो गया। लेकिन मूल बात दिलीप जी ये है कि पहली बार भूमि अधिग्रहण पर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस को सफलता मिल गई। एक दूसरे उसको तोड़ने में, मैं इसको यहां से नहीं, लेकिन मैं उसको देख रहा हूं कि टूटा नहीं है, ये टूटा नहीं है, ये तात्कालिक रूप से एक बिल को समर्थन मिल गया है जी। और उसमें सरकार की सफलता को देखा जाए कि सरकार की तरफ से जो भी संसदीय बिल पास हो गया तो हम उनको असफल कैसे कह सकते हैं जी। लेकिन इस बिल को पास होना ही था, क्योंकि इसकी प्रवर समिति में भी कांग्रेस को छोड़ करके और वामपंथी दल को छोड़ के किसी ने विरोध ही नहीं किया था। जब प्रवर समिति 18 तारीख को यह बिल जब आया था राज्यसभा में, तब भी केवल कांग्रेस और वामपंथी दल हल्ला कर रहे थे।
तो इसलिए इसका पास होना ही होना था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भूमि अधिग्रहण पर भी अगर चाहती तो कुछ पार्टियों से अलग से बात करती, उनको तोड़ सकती थी। अगर सोनिया गांधी फिर से विपक्ष को एक साथ करके और राष्ट्रपति के यहां जाके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो उससे यह लगा है कि कांग्रेस के हाथों विपक्ष की एकजुटता का नेतृत्व आ रहा है धीरे धीरे, जो कि 1999 के बाद 2000 से आना शुरू हुआ था। उसकी परिणति हमने 2004 में देखी थी कि कांग्रेस को 145 सीटें आई, भाजपा की 138 आई, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बनी। वो संसद में विपक्षी एकता जो कायम किया कांग्रेस ने, उसकी परिणति थी। इसलिए मेरा ध्यान वहां जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इसकी प्रतिध्वनि क्या होगी। और भी कई सियासी इसके मायने हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें बजट सत्र के पहले चरण की समाप्ति आज हुई और सत्र से लेकर अब तक, पहले दिन से लेकर अब तक जो कुछ देख रहे हैं, पुष्पेंद्र, जो कुछ देखने को मिला है, बहुत 3 महत्वपूर्ण आर्थिक विधेयक पास हुए हैं। हालांकि सरकार को विरोध का भी सामना करना पड़ा, और ऐसा विरोध जो अवधेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक तरह से कांग्रेस पार्टी को एक जीवन दान भी मिलते हुए देख रहे थे, जो अवधेश जी का मूल कहने की बात थी कि जिसका परिणति, जिसका परिणाम, जिसका असर आने वाले जो सियासी चाहे चुनाव हो चाहे अन्य उस पर पड़ सकता है। देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि फौरी तौर पे जो 14 पार्टी के लोग इकट्ठा हुए और फिर राष्ट्रपति भवन चले गए, उसमें कोई बहुत बड़ी एकता पैदा हो गई है। उसकी एक और वजह यह है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं। और आप उसमें देखें, चौटाला की पार्टी के 2 लोग हैं, चौटाला खुद जेल में हैं। लालू प्रसाद यादव हैं, वो सजा याफ्ता हैं, वो कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप उसमें देखें, जयललिता हैं जो जेल से छूट के मुख्यमंत्री पद को छोड़ के आई हैं। और जहां तक सोनिया गांधी की बात है या कांग्रेस के रिवाइवल की बात है या इस एकता की बात है, तो मैं ये मानता हूं कि सन 77 के बाद में जब जनता सरकार बनी थी, उस वक्त की कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो इंदिरा गांधी के पास थी, और इंदिरा गांधी कोई करप्शन में नहीं पकड़ी गई थी और उन पर करप्शन के चार्जेस नहीं थे। ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता के ऊपर भी करप्शन का चार्ज है। लेकिन जो बात जी, ये जो एकता आपको दिख रही है या इस बहाने ये सब इकट्ठे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो समस्या है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन हैं, उनको एक कोर्ट ने आरोपित किया हुआ है। वो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं शायद उसके एंटिसिपेशन के लिए। खुद राहुल गांधी के ऊपर भी एक आरएसएस का केस है, वो बॉम्बे के अंदर उस कोर्ट ने बने कर दिया है। सोनिया गांधी परेशान है, उनकी पार्टी के कई लोग भी जो हैं दाएं बाएं हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से पोस्चरिंग की जा रही है कि हम जो हैं एक हो गए हैं, हमारा मकसद एक हो गया है। और उस बिल को लेकर वो इतनी चिंतित हैं कि यहां पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और आज वो राजस्थान में चली गई हैं फसल देखने के लिए, किसानों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उसके जो बिल के प्रावधान है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि एक ऐसी एकता हो गई है, कांग्रेस दोबारा से जिंदा हो गई है और इसका चुनाव तक असर पड़ेगा, तो वो मुझे लगता है कि ये कम से कम कैडर में जो जी ये बहुत जल्दबाजी है इस निष्कर्ष पे पहुंचना। नहीं, मेरा सवाल तो खैर, चलिए, संजीव जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं, सांसद भी हैं। संजीव जी, विपक्षी एकता भी देखने को मिला और विपक्ष में बिखराव भी देखने को मिला। सरकार की रणनीति की सफलता भी माना जा सकता है, और साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि जो तमाम पार्टियां हैं उनको जो लगता है कि जो विधेयक जिसमें तमाम दलों की सहमति है उसको आगे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उस बात पर, विधेयक पर बाद में आऊंगा जी। पुष्पेंद्र जी से मैं सहमत करता हूं। कांग्रेस का जो हैंगओवर है, जो फ्यूडल का जी पास्ट का, उसको अपना समय के साथ उनको बदलना पड़ेगा। आपको पता होगा कि झारखंड में जब हम लोग लोकसभा का चुनाव आया तो 10 सीट मांगा कांग्रेस ने, हम लोगों ने दिया। 4 सीट पर हम लोग लड़े, 2 सीट पर जीते और 1 सीट पर जीतने को थे। और विधानसभा के चुनाव के दौरान अगर यदि कांग्रेस के साथ हम लोगों का समझौता हो गया रहता तो मोदी जी का जो विजय रहता है झारखंड में, दिल्ली के बजाय झारखंड में रोक दिया रहता। लेकिन जिस तरह से एक्सटॉर्शनेट बार्गेन जब हो रहा था कि
कि जो हम लोगों का विनिंग सीट पर जिसमें हम लोगों के एमएलए बैठे हुए हैं जो जीत के आए हैं, इनका कहना था कि वो भी हमें दीजिए। तो विपक्षी एकता का बात करने से पहले कांग्रेस को जो है अपना जो फ्यूडल पास्ट जो है सो अपना उसको बदलना पड़ेगा जी। और जहां तक विधेयक का सवाल है, आज माइन और मिनरल्स बिल 2015 जो अमेंडमेंट है माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 का और कोल माइंस एक्ट बिल जो है सो 2015 आज पार्लियामेंट में पास हुआ। और जब ये बिल पास हो रहा था ओवरऑल हम लोग झारखंड के इंटरेस्ट को देख रहे थे और बहुत कहा गया है, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, बिल में भी प्रावधान है कि जो पैसे जो है जो ऑक्शन के बाद जो आएंगे और बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, वहाँ खर्च किया जाएगा, स्टेट के पास पैसा जाएगा। इसलिए विपक्षी एकता से हटके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की जो रीजनल पार्टियां हैं थी जी, बीजू जनता तो यहाँ राज्य की जो पार्टियां क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने आपने देखा कि राज्य को अगर फायदा हो रहा है उसमें विपक्षी एकता कोई जरूरी नहीं है, वो राज्यों का हित। हम लोग पहले जो है सो अब देखेंगे कि झारखंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जी, वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है और आजादी के 68 साल के बाद भी लेकिन जो लोग इसके सियासी विश्लेषण करते हैं उनके लिए क्या है? सियासी विश्लेषण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 68 साल के आजादी के बाद भी अगर यदि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन का अगर यदि 14% पॉपुलेशन दिल्ली और बेंगलोर और कलकत्ता में अगर यदि दाई और सर्वेंट का ट्राइबल नौकरी करते हैं तो ये माना जाना चाहिए जो अब तक का पॉलिसी है, जो भी एक्ट आया है या बजट आया है, उसमें कहीं न कहीं कोई गलती है। और इसलिए जब हमारे स्टेट की इंटरेस्ट की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट रोकने की बात आती है या अगर हेल्थ और एजुकेशन सुधारने की बात आती है, तो हम लोग निश्चित रूप से कोई भी ऐसा एक्ट को हो या कोई भी ऐसा अमेंडमेंट हो जहां पर ये आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट दोनों को बिल्कुल कर सकते हैं और आज मैंने किया हूं जी, आज मैंने किया हूं जी। ये जो कोल माइंस एक्ट है या माइंस एंड मिनरल एक्ट है जी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेटी, जेएमएम, जहां पर एक और महत्वपूर्ण आज का अवधेश जी जो मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक जो वो भी पेश हुआ, जो काला धन की बात हो रही थी उसको भी रोकने के लिए, साथ ही साथ इससे पहले इंश्योरेंस बिल पास हुआ। इसके बाद लेकिन जो असल जहां पे तमाम चीजें अटकी हुई है और जो निगाहें लोगों की टिकी हुई है कि इस सत्र से मैसेज क्या मिला है। हालांकि सत्र जो है बहुत ज्यादा बाधित नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी खबर यही है कि दोनों सदन लगभग ठीक से चला। अगर कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो सदन की कार्रवाई, बहस हुई, चर्चा हुई, ठीक से चला। लेकिन कुल मिलाकर के अगर यहां से देखें तो भूमि अधिग्रहण पे वो स्थिति आपको नजर नहीं आ रही है, आप ये कह रहे हैं। और भूमि अधिग्रहण पे सरकार को राज्यसभा में जो स्थिति बनते हुए आज दिख रही है कि अगर उसमें संशोधन, क्योंकि उसमें संशोधन पे बात नहीं हो रहा है, उसके सियासी उसका राजनीतिकरण हो रहा है ज्यादा। देखिए, मैंने आरंभ में जो कहा ना उसको एक्सट्रीम और अतिवाद में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। एक लुंज पुंज नीति और नेतृत्व पर रणनीति तीनों स्तरों पर अंदर से किंकर्तव्य विमूढ़ता के शिकार कांग्रेस की नेता अगर 14 दलों को साथ लेकर राष्ट्रपति तक चली जाती है तो उनके जो निराश और निरुत्साहित कैडर्स हैं उनमें वो एक मैसेज देने में सफल हो रही है कि हमारे में अभी जान है, हम वो स्थिति पैदा कर सकते हैं, वो अभी तात्कालिक है। दूसरा, जैसे संजीव जी कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि राज्यों में जिन पार्टियों ने अभी पक्ष में मतदान की वो अपने राज्य के हित को देख रहे हैं कि इस बार अब उनको खनिज से पैसे ज्यादा आ रहे हैं। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नहीं मिलने वाली है। ये हमेशा ध्यान रखिए, आगे ऐसे कई चीजें आने वाली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। और मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और प्रवक्ता है वो संसद में भले उत्तर दे रहे हैं, लेकिन जनता के बीच और या मीडिया में भी आकर के जिस ढंग से उनको कन्विंस करना चाहिए कि हमारा भूमि अधिग्रहण जनता के हित में है, देश नहीं वहां पे वो विफल हो रहा है। हमारा कश्मीर की जो सरकार है वो देश के हित में है, ये बाहर समझाने में पार्टी सफल नहीं हो रही है।
और संसद के अंदर आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी के प्रवक्ता है जी, प्रवक्ता और नेता, साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि आज भी ये बीजेपी की रणनीति की विफलता से ज्यादा इन बिल का राज्यों के हक में होना कारण है। ये सरकार की सफलता नहीं है। उसको मैं उस रूप में, सरकार की सफलता तो तब होगी कि कम से कम उस दिन कांग्रेस के नेतृत्व में 5-7 ऐसे दल थे जिनको रणनीति बना के वो रोक सकते थे, वो नहीं रोक पाए हैं। और जो तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, हम लोग भी जानते हैं, जो संजीव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो हायरार्की है उसको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इस समय फ्यूडलिज्म वाली पार्टी कौन नहीं है? समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, नहीं मैं कह रहा हूं। तो उस रूप में देखेंगे तो भारत में ऐसी पार्टियों को स्वीकृति मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वही पार्टी सब जगह राज्य कर रही है, वो मायने नहीं है। मायावती की पार्टी को आप क्या कहेंगे? एको हम द्वितीय नास्ती। आपकी पार्टी में भी जो है वंशावली चल गई। तो ये सब पार्टियां इससे ग्रस्त है। वो मायने ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिरोध के इस संसद से एक संकेत की शुरुआत हो गई है सड़क पर। पार्टी इस समय सक्षम नहीं है, वो अब किधर अभी जाएगी उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपने जो बात की बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश जी जवाब दे तो बेहतर होगा। नहीं दिलीप जी, देखिए जिसकी चर्चा भी संजीव ने भी की, संजीव जी ने भी, अवधेश जी भी कर रहे हैं कि देखिए इन मुद्दों पर इनके पास कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि चर्चा करिए। विरोध तब होता है कि जब आप किसी विषय पर आपको चर्चा से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा कह रही है, अवधेश जी कह रहे हैं कि आप संसद में जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन सड़क पे जनता में जाके आप उनको कन्विंस करने में, समझाने में या मैसेज जो है उसको देने में आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। दिलीप जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हम कह रहे थे कि जैसे कोल और माइंस की बात संजीव जी कह रहे थे, जिनके हाथ और मुंह दोनों कोयले से रंगे हो, कोयले की कार्लिक से रंगे हो, वो ठीक है कुछ समय के लिए विरोध कर सकते हैं, लेकिन संजीव जी ने कहा कि हम राज्य के हित के कारण हमने सपोर्ट किया। आज जो सरकार है, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो ना तो व्यक्तिगत हित के काम कर रही, ना पार्टी। भैया संजीव जी आपके लिए वोट नहीं मांगेंगे। जब राजनीति चुनाव काम कर रहे हैं तो हम अपने पार्टी का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव होगी, सुनिए ना, अब बहुत समझ गया, हित में रहे। मैं वो नहीं कह रहा हूं यार, परस्पर हितों के लिए हमारे देश की पार्टियां इकट्ठी होती है, उसमें उनका देश हित और राज्य हित छोड़ दीजिए। राजनीतिक रूप से कांग्रेस इस समय खत्म हो रही है, उसको एक जगह सफलता चाहिए। बिहार में लालू यादव को चाहिए, जदयू को चाहिए, समाजवादी पार्टी को और बसपा को अपने स्टेट में चाहिए। तो वो जो मान लीजिए अगर वो जो बिहार में एकता कांग्रेस की, वामपंथी दलों की, राजद की और नीतीश कुमार की जो दिखाई देगी ना, उसकी शुरुआत का संकेत तो कम से कम सोनिया गांधी ने ये तो किया ना, मरी हुई गली हुई पार्टी जिसका नेता भी संसद छोड़ के भागा हुआ है, उसको ला करके खड़ा कर दिया वहां सामने। यही तो अवधेश जी मैं कहने वाला था, जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर सका है, वो 14 जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी, उनको खड़ा करने की बात करें। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल पर, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रमोद महाजन की एक पंक्ति याद आ रही है, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसीलिए माननीय नितिन गडकरी जी ने तो चुनौती दी है, आइए बहस कीजिए। आप चुनौती दे रहे हैं, संजीव जी कुछ कह रहे हैं, जो बीजेपी बहुत गड़बड़ है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को एक चीज बता देना चाहता हूं कि झारखंड देखिए कि जब बना तो 2015 नवंबर 2000 को बना, उससे पहले आजादी के 68 साल के बाद है। हम लोग टोटल जो है सो प्रोडक्ट का टोटल माने कंट्री के रिजर्व का 32% कोयला हम अकेले देते हैं। उसी तरह कॉपर का देते हैं, आयरन देते हैं, क्ले माइन देते हैं। लेकिन ऐसा क्या नीति जो है कि आज तक जो है सो एक भी ट्राइबल कोई अच्छे जगह पर नहीं है, और क्यों सिर्फ ट्राइबल ही जो है सो स्टेट छोड़ के भाग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम भूमि अधिग्रहण जो आप लोग कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट को जो अमेंड करना चाहते हैं, जो पहले जो हमारा विरोध किस बात पर था, जैसे आज अमेंडमेंट लाया है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 को अमेंड कर रहे हैं, और दूसरा जो है सो कोल बेरिंग एरियाज एक्ट जो 1894 में जिससे जमीन लेते थे, उसमें जो रिहेबिलिटेशन का और जो उसमें कंपनसेशन का जो स्थिति है वो आप जाके झारखंड में देखिए। अब भी मैं आज पार्लियामेंट में यही बात चर्चा के दौरान बोला कि 104 आदमी को नौकरी दिया गया था, 85-86 के दशक में जमीन लिया गया था, 90 में नौकरी दिया था, और उन लोगों को अभी तक 6 बार जो है सो सस्पेंड कर चुका है, छोटा छोटा बात को लेकर। तो वहां भूमि अधिग्रहण बिल जो आप ला रहे हैं अमेंड करके, वहां से पहले जो भी ट्राइबल स्टेट है जहां पर
कंपलसरी अफॉरेस्टेशन जरूरी है, जहां पर डिस्प्लेस्ड लोगों को रिहेबिलिटेट करना जरूरी है, जहां पर कोल माइंस से जो पॉल्यूशन होता है जिसके चलते अस्थमा, कैंसर और टीबी हो के लोग इलाज में जितना आप रॉयल्टी देते हैं सब खर्च कर देते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए आप। और तब अगर यदि आप ये भूमि सुधार में जो संशोधन लाते तो हो सकता था कि जो है सो आपके बात को समझ में आती। वित्त मंत्री ने तो कहा कि राज्य चाहे तो पहले का जारी रख सकते हैं। अरुण जेटली ने ये कहा कि अगर राज्य चाहें तो वो पहले वाले का विधेयक को जारी रखें। मैं देखिए संजीव जी जो कह रहे हैं मानवीयता के नाते तो वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं इस बिल को इस भावना का विरोधी नहीं देखता हूं। तो हम बिल पर चर्चा करेंगे तो भटक जाएंगे। मैं सवाल ये कह रहा हूं, बीजेपी जो है, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर भी जो उसका लीडरशिप है वो विपक्षियों को एकत्रित होने से रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है। ये समझाने में आखिर जंतर मंतर पर रोज 10,000 किसान आ रहे हैं, क्यों नहीं 4 मंत्री वहां जाकर के बैठ के बात कर रहे हैं? आप टीवी मीडिया को बुला के बताओ कि हमारे लिए स्थिति नहीं कर पा रहा। लेकिन देखिए अगर माइंस और मिनरल बिल और चाहे माइंस और कोल बिल जो आज पास हुआ, इंश्योरेंस बिल पहले पास हुआ, उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग जो डायरेक्ट जो है सो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो या ये उड़ीसा जिससे अफेक्ट करता है, तो हम लोगों ने कोई ना नुकुर के बिना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चारों रीजनल पार्टी एक दूसरे से समझौता किए या बीजेपी ने हम लोगों को सीबीआई का धमकी दे दिया तो हम लोग जाके पास कर दिए। ये बात भी है क्या कहीं? अगर यदि शिबू सोरेन के होती तो समाजवादी पार्टी उस दिन और मायावती आपको एक चीज बताता हूं कि शिबू सोरेन का सब केस मुकदमा मैं लड़ा हूं, कम से कम शिबू सोरेन इस चीज से नहीं डरेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम लोगों ने ये समझा कि हमारे स्टेट के जो है सो इंटरेस्ट को अभी भी सुप्रीम रखा गया है कि भाई ठीक है जो पैसा आएगा हम लोग स्टेट को देंगे, वो तो ठीक है, वो तो आपने किया। मेरा तो लेकिन अगर यदि उसी तरह से लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट का जो ये लोग अचानक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं, उससे पहले एक कंसल्टेशन प्रोसीडियर होता कि भाई डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे। जो लोग पॉल्यूशन से जो आप लोग हम लोगों को जितना रॉयल्टी देते हैं उतना हम लोग जाके वेलोर में और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खर्च कर देते हैं। तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो हम लोग बीमार पड़ता है पूरा झारखंड आपको पता है कि ओबामा साहब यहाँ पर 1.5 घंटा थे, 2 घंटा, तो बोला था कि उनका कितना घंटा जो है सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सो घट गया है। तो हम लोगों का सोचिए कि हम लोग उसी में पैदा होते हैं, नहीं उसी में आप कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने आ जा रहा है, नहीं उस एक्ट में आप रहे थे तो आपको ये मुद्दे उठाकर उस समय इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो इस एक्ट में झारखंड को बहुत नजदीक से देखा हूं, हर हकीकत जिसकी बात नहीं तो नहीं उठाया इस मुद्दा, जब आप उनके साथ सरकार बिल्कुल नहीं, पहला आदमी थे जो वॉकआउट आप राज्य में सरकार चलाए थे, वो कह रहे हैं केंद्र में भी सरकार चलाए के पास आर्काइव होगा जी। लैंड जो है स्टेट का विषय है, स्टेट चाहे बिल के अगेंस्ट में बोला था और मैंने सरकार लैंड के मामले में, केंद्र सरकार लैंड के मामले में अपनी इच्छा आरोपित नहीं कर सकती। एक सेकंड बीजेपी के भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूं, उस समय मैं जेएमएम के साथ यूपीए का सरकार चल रहा था, मैं इकलौता राज्यसभा का एमपी था, मैंने बिल के खिलाफ बोला था और मैंने चैलेंज करके बोल के गया था कि अगर यदि दम है तो सरकार गिरा लीजिए, या जैन टीवी के आर्काइव में होगा, आप देख लीजिए। और मैंने वोट बिहार भी एक था तो खदान की रॉयल्टी और बाकी मुद्दे हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते रहे हैं कि हमारा बड़ा, उस समय तो एक ही बिहार था, लेकिन तो वो लड़ाई आपकी बात सही है कि 6 दशक से हम तो क्या करें। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सवाल था, जो मुद्दा, मैं आप लोगों को सड़क पर लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, संसद में भी आपकी रणनीति विफल हो रही है। सफल नहीं है। मैं एक सेकंड अच्छा मैं एक लाइन बोल दूं। मुझे याद है कि एक बार टीवी पर प्रमोद महाजन बहस में थे, स्वर्गीय हो गए, और उनके साथ दूसरे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया थे, तो उससे क्वेश्चन किया कि भाई सोनिया गांधी भाषण दे रही, आपको डर नहीं लगता? प्रमोद महाजन ने कहा व्हाई शुड वी फियर? ये लेडी हु रीड्स ओनली रिटन स्क्रिप्ट दैट कांट बी
वो उसको लेके हमको क्यों भयभीत होना चाहिए? तो अभी जो इनकी भाषा है भाजपा के प्रवक्ताओं की वो ऐसा ही होती है। कई बार छोटी चीजें भी ना राजनीति में बहुत नुकसान कर जाती है, आप हमेशा इसको ध्यान रखें। हाँ, मैं एक ही चीज बता रहा था, मैं जो चिंता है हो सकती है वो आपकी देखिए, मैं चिंता नहीं संजू जी, इसलिए चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ना तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए, ना तो पार्टी के लाभ के लिए। अगर हाँ लाभ किसी होगा होना है तो लेकिन ये आप मैं एक चीज बताता हूं, एक सेकंड, कि अगर यदि ये अमेंडमेंट आप लोग ला रहे थे और अगर यदि आपने इस अमेंडमेंट में डिस्प्लेसमेंट को एड्रेस किया रहता, झारखंड जो ट्राइबल लोगों का माइग्रेशन जो दूसरे स्टेट में जाता है उसका किया रहता एड्रेस, और जो लोगों का से आप जो बाबा जमाने में जमीन लिए हुए हैं और उन लोगों का कंपनसेशन और नौकरी का मामला अभी भी पेंडिंग है, इस एक्ट में आपने कहीं भी एड्रेस किया रहता तो हो सकता था कि हम लोग जो है सो पलायन का कारण, देखिए उसके कई पहलू हैं झारखंड में। एक पहलू नहीं है झारखंड में। आज झारखंड आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा, मैं झारखंड में फिर से कभी चर्चा कर लेंगे, वापस आते हैं दिनेश जी। आज बिजली की कोई हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है। संदीप जी एक सेकंड, हमारे पास समय कम है। पुष्पेंद्र जो बात हम दिनेश भाई जिस बहस पे जा रहे हैं, हाँ, और दिनेश जी को वही लाना चाहता हूँ। संसद के अंदर वही और संसद के बाहर आप कह रहे हैं कि देश हित में हम काम कर रहे हैं, राज्य हित में हम काम कर रहे हैं, और आपके खिलाफ जंतर मंतर में विरोध हो रहा है और विपक्ष लामबंद भी हो रहा है। वही विपक्ष के लोग हम कह रहे हैं कि आप वही एफआईआर कराने जाए जो चोरी की है, जो डकैती डाले हैं, तो जनता कैसे मानेगी? आप चिल्ला सकते हैं दिनेश भाई, जनता के मन को या उनके मत को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दिनेश भाई देखिए, ये त्रासदी इसलिए कही जा रही है कि जब पूरा देश नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहा था, पूरे देश की राजनीतिक दल हमला कर रहे थे, एनजीओ हमला कर रहे थे, यहां से लोग चिट्ठी भेज रहे थे यूएनओ के लिए, उस वक्त जब नरेंद्र मोदी एड्रेस करते थे, तब जबकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था देने के लिए, तब भी देश में उनकी आवाज को लोग ये मानते थे कि आखिरी वाक्य है। उस पार्टी की त्रासदी देखिए कि आज आप संसद के अंदर खड़े होकर कुछ भी कह लें, तर्क वितर्क कितने भी कर लें, हो सकता है वो ठीक भी हो, जो अवधेश भाई बात कह रहे हैं आप उसको नहीं समझ रहे हैं जी। इस वक्त स्थिति यह है कि आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा वक्ता, मन की बात कहने वाला वक्ता, किसी प्रोग्राम में अपनी बात को कहने का सलीका आने वाला वक्ता, आज उस पार्टी की यह स्थिति हो गई है कि आप संसद के अंदर कानूनों के ऊपर तर्क वितर्क लॉजिक आप दे सकते हैं, लेकिन जनता में उतर के जनता के बीच में जाकर के आप अपने अच्छे काम बुरे काम किसी को नहीं गिना पा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि सोनिया गांधी जो कि पढ़ के बोलती थी, लिख के बोलती थी, उनके सबको मालूम था कि संसद में सवाल नहीं उठाती थी, सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कई कारणों से नहीं उनको मिली, आज वो इस पोजीशन में आ गई कि उन्होंने 14 पार्टियों को भी किया और उस ड्रामे को पूरे देश को दिखाया कि साहब ये किसान विरोधी हैं, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा किसान लीडर हैं। लेकिन ये शायद मुझे इसलिए लगता है कि आपके इस वक्त जितने मंत्री हैं, जितने महान मंत्री हैं, रेल मंत्री से लेके डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से लेके आईटी मिनिस्टर, 90% वो तमाम लोग काबिल लोग हैं जो राज्यसभा से आए हैं, जिन्होंने इलेक्शन ही फेस नहीं किया है, वो लोगों से तारतम्य नहीं बनाना चाहते। और अभी आज की जो बात आप कह रहे हैं कि जो वो लोग हैं जो जनता जमीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ जिनको काम ही करना है, उनको आपने साइडलाइन किया। क्यों आपने नितिन गडकरी को आज इतनी देर बाद उतारा कि जिससे कि लोगों को यह पता चले कि नितिन गडकरी जो कह रहे हैं वो गड़बड़ नहीं कह रहे, उनको मालूम है क्या कह रहे हैं। आपकी स्थिति ये हो गई है कि आप तमाम सरकार के सारे तंत्र हैं, हमारे पास समय कम है, आपका हर चलिए संजीव, बहुत नुकसान हो जाएगा। संजीव एक हमारे पास समय कम है, हमारी जो दिनेश जी मैं आपके पास लौटता हूँ, जो रणनीति होगी वो भी सफल होगी। चलिए संजीव जी, जो संसद जो सरकार और विपक्ष के बीच में जो बजट सत्र के पहले चरण में जो कुछ देखने को मिला है, उसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि क्या सरकार और सत्ता जो सरकार और विपक्ष के बीच में जो संसद के अंदर जो कामकाज करने के तरीके हैं, उससे क्या चीजें बेहतर होने की उम्मीद आपको लग रही है? अभी जी अभी तो मेरा 2.5 साल जो है एमपी बने हुए हो गया। नहीं, अभी जो इस सत्र के पहले बार 2.5 साल में कम से कम ऐसा हुआ कि रोज संसद चला जी, और हमको कुछ बोलने का रोज कुछ मौका मिला, तो इसलिए मैं ये जो संसद चला अभी तक उससे मैं संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आज भी मैं सबसे छोटे पार्टी का नेता हूँ जी, और उसके हिसाब से जितना भी समय हमको मिला
मैंने अपने झारखंड के लोगों के लिए जो भी मुझे मैसेज देना था वो देने में सफल हुआ। तो इसलिए जो संसद अभी तक आज तक जिस तरह भी चला उससे मैं संतुष्ट हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी कम से कम ये, और उसमें सरकार का रुख का कंट्रीब्यूशन है, सरकार के मैनेजमेंट का भी, प्रबंधन का भी। हम भले विरोध करें, विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यदि कोई अच्छी काम होती है, अच्छी बातें हैं तो उसको एक्सेप्ट कर। और सरकार ने संसद चलाया, हम लोगों का योगदान था, इसलिए ये नहीं कर सकते हैं कि खाली सरकार को ही सब क्रेडिट जाता है, हम लोगों को भी क्रेडिट जाता है। चलिए चलिए इस सदन को चलाने में तमाम सरकार विपक्ष दोनों का पुष्पेंद्र, यहां से संसद से जो कुछ जा रहा है, जो कुछ हमें देखने को मिलता था, ये बात बिल्कुल संजीव जी सही कह रहे हैं कि पहली बार सत्र में बहुत कम, मैं बता रहा हूं 2.5 साल हो गया मुझे कभी भी सत्र में लगातार जो है हर दिन बोलने का मौका नहीं मिला था। 2.5 साल के बाद ये पहला सत्र है जिसमें मैं हर दिन झारखंड के लिए कुछ न कुछ बोल रहा हूं। चलिए पुष्पेंद्र, इसमें एक बात साफ है, देखिए कि इस संसद की कार्रवाई को अगर आप देखें तो जो सरकार है और उसके साथ में जो दूसरे विपक्षी दल हैं, छोटे छोटे हैं, चाहे वो झारखंड का इशू हो, चाहे वो उड़ीसा का इशू हो, लोग उसमें साथ आए, लेकिन एक मैसेज जरूर जा रहा है कि ये सरकार जो है कामकाज के सिलसिले में सीरियस है। अब फ्लोर मैनेजमेंट का मतलब तो ये भी होता है कि सीबीआई किसके घर पे भेजी जाएगी तो फ्लोर मैनेजमेंट हो गया, तो उस किस्म का मैनेजमेंट कम से कम नहीं हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी को ये लोग इस बात में भी एक्सपोज करने में मैं समझता हूं कुछ हद तक कामयाब हुए हैं कि सिर्फ वो अपने नेताओं को और भ्रष्टाचार में छुपे हुए लोगों को बचाने के लिए कभी वो भूमि बिल का नाटक कर रहे हैं, कभी वो मार्च निकाल रहे हैं, कभी डांडी मार्च निकल रहा है, तो उससे वो लोग एक्सपोज हुए हैं। लेकिन उनके साथ जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, उसमें भी वही सारे लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं बचना है। अवधेश जी लास्ट वर्ड, बिल्कुल बहुत कम शब्दों में लास्ट वर्ड। देखिए ये तो बिल्कुल तय था कि पिछली संसद जो 2.5 साल तक आपस में मिर्च फेंकने से लेकर लात जूता तक जो कर गई थी, वो ये संसद नहीं होने वाली है। बहुमत लोकसभा में मिला हुआ है, पार्टियां पराजित है, निराश है। तो अभी 1 साल बीतने तक तो इस संसद को सुचारू रूप से चलना था, ये मैं सुनिश्चित मान रहा था। लेकिन 1 साल पहले ही अगर हंगामा शुरू हो गया तो फिर तो मेरे को भविष्य को लेकर के थोड़ी सी मेरे अंदर चिंता हो रही है। बाकी तो सब कोई जान रहा है, जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जब नेता ही संसद का छोड़ करके कहां बैठा है देश को पता नहीं है, जिसको जिसके पर भविष्य फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। फिर से स्वागत है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने एक फेदायन दल बना करके एक पुलिस थाने पर हमला किया, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हुई है, 10 अन्य लोग घायल हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संसद में इस बात को लेकर राजनाथ सिंह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन पहले दिखाते हैं कि अन्य दलों के नेताओं ने क्या क्या कहा। पीडीपी क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या है, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद मशरत आलम जैसे आतंकवादियों को छोड़ देता है और एक और 600-500 आतंकवादी की लिस्ट तैयार रखते हैं छोड़ने के लिए, ऐसी सरकार में ऐसे हमले होते रहेंगे। क्योंकि ये सरकार जो बनी है ये प्रो हिंदुस्तान नहीं है, प्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की ये साजिश है और वो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि देश के अंदर शांति रहे, और इस प्रकार लगातार हरकत कराते वहाँ के जो आतंकवादी गुट के लोग हैं वो पूरी तरह से प्रश्रय दे रहे। ये बड़ा दुखद है और मैं समझता हूँ सेना और पुलिस वहाँ पर मिल करके करारा जवाब देगी, किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी, और न सर जो वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार ये किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर में चौंकाने वाली घटना है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मारे गए हैं, तो ये बहुत ही जो है खतरनाक घटना है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, अब सरकार भी वहाँ पे भाजपा और पीडीपी की है, तो केंद्र सरकार को जरा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग इस तरह हमारी सुरक्षा के जवान नहीं मारे जाने चाहिए। गेट पर तैनात एक संतरी की हत्या करके जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में के राजबाग पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए।
यह पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। कठुआ शहर से यह 15 किलोमीटर उत्तर में है एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यह 15 किलोमीटर पूर्व में है। अभी अभी जो अध्यक्ष महोदया जानकारी प्राप्त हुई है, तो उस प्राप्त सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर की पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं कि पूरा यह संसद जो हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान हैं, जिन्होंने की फिराइन आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, उनके शौर्य और पराक्रम की सराहना करता है। बहुत कम समय है। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इस घटना को कैसे देखा जाए? एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ हमला। देखिए ये और घटना सरकार भी जी नहीं, ये मैं अभी तो ये खैर नहीं कहूंगा कि सरकार के कारण हमला हो गया है। एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमला एक सतत जो है आतंकवादी गतिविधि के रूप में हम देख रहे हैं, एक थोड़े थोड़े अंतराल पर। लेकिन ये जवाब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को देना चाहिए। पिछली बार जब कांग्रेस के साथ वो सरकार बना रहे थे तो उनका स्वागत आतंकवादियों ने किया, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि आतंकवादियों ने हम पर बड़ी कृपा की कि उन्होंने चुनाव के बीच हमला नहीं किया और हम शांतिपूर्वक चुनाव कराने में सफल हुए, जबकि उस बीच आतंकवादियों ने हमले किए और कितने जवान मारे गए। लेकिन मेरा कहना है कि हम एक पक्ष दिखा रहे हैं कि आपने 2 मारा तो आपने बता दिया, लेकिन आपके 3 जवानों को उन्होंने मारा, उस पर शर्म नहीं आई। 7 जवानों को घायल किया है, उस पर शर्म नहीं आई। तो वो सवाल यह है कि केवल वो मारा नहीं है, वो बजाबता गाड़ी पर बैठ के सीमा में घुसता है, थाने तक आ जाता है और घुस के गोली चलाने लगता है। तो ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या इस जम्मू कश्मीर की सरकार ने आने के बाद से कुछ आंतरिक रूप से वहां की पुलिस को, आंतरिक को कहीं न कहीं कुछ ढिलाई की बात तो नहीं कर दी है? क्योंकि आश्चर्य का विषय है कि बजाबता वो वर्दी पहन के गाड़ी पर बैठे हुए थाने तक पहुंच जाता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं मिलता है। जब उसको रोकता है तो वो गोली चलाने लगता है। तो उसको तो अगर फिदाइन है दिलीप जी, तो उसको तो मरना ही है, मरने के लिए आया है। आपने मार दिया तो ये आपकी सफलता नहीं है, लेकिन उसने अगर आपके 3 जवानों को मार दिया, 7 को घायल कर दिया, ये उसकी सफलता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये जम्मू कश्मीर के, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही सवाल किया संसद में कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन करते हैं? पीडीपी के एक प्रवक्ता ने पूछने पर बयान दिया है, पीडीपी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उमर अब्दुल्ला का जबकि बयान आ चुका है, कांग्रेस निंदा कर चुकी है। तो यह सवाल तो उठेगा ही उठेगा। हालांकि शिवसेना वगैरह थोड़ा अतिवादी कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सईद पर यह क्वेश्चन उठेगा कि अब आतंकवादियों के बारे में आपका क्या विचार है? अभी भी उनको मरहम लगाएंगे या गोली का जवाब गोली से देंगे? बीजेपी और पीडीपी की सरकार है दिनेश जी, निश्चित तौर पे हम देखिए, पहले भी कह रहे थे जिस समय आतंकवादी की रिहाई हुई थी उस समय में भारतीय जनता पार्टी में अपना पक्ष रखा था और कहा था कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसकी चर्चा अवधेश जी कर रहे हैं, दोनों पक्ष कैसे कह रहे हैं जी? नहीं, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि आतंकवादी आए, उन्होंने हमारे लोगों को मार गिराया, वो सफल हुए, लेकिन हमारे अगर सेना के जवानों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने उनको भी मार गिराया तो उनकी भी सफलता है। वो तो मरने आए ही थे। ठीक है, जो आत्मघाती होता है, सुसाइडर, वो आता ही है मरने के लिए, वो सामने खड़ा है, उसको मृत्यु से क्या भय? चले जाते तो यह सफलता होती। मार गिराए गए, इसलिए मुझे लगता है कि अपना सेना के ऊपर या पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल नहीं करा। नहीं, सवाल उस पर नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल स्टेट गवर्नमेंट के इरादे इंटेंशन पर खड़ा हो रहा है। आज निश्चित तौर पर एक पुनर्विचार का समय है कि क्या जो रिहाई की लिस्ट बन रही है या जो रिहा किए जा रहे हैं, क्या सही समय है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो वहां शांतिपूर्वक चुनाव हुआ वो पड़ोसी मुल्क के नाते नहीं, आतंकवादियों के नाते नहीं, बल्कि हमारे चुनाव आयोग के नाते, वहां के पुलिस के नाते, सैनिक बलों के नाते और सेना के जवानों के नाते। ठीक है, निश्चित तौर पर विचार का समय आपके संजीव जी, ये हमला पहले भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं, इसमें बदलाव बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी हो, लेकिन वो आते हमारे सेना हमारे, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, चाहे आम आदमी मरते हो, चाहे निर्दोष मरते हो, इस पे जो कुछ सेना कर सकती है उसके लिए लोग उनको लगातार
सेना के पात्र, जो बधाई के पात्र भी हैं, उनके प्रति लोगों का सम्मान भी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ हो रहा है, खास करके जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और भारत के सरकार की तरफ से भी, क्या लगता है आपको कि ये पर्याप्त है जो उन्होंने कहा है? नहीं, मैं इस सब घटनाओं से हम लोगों को कम से कम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। जब ये जम्मू कश्मीर में सरकार बना था, 2 महीना 2.5 महीने तक सरकार नहीं बनी थी। कारण था कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था और ये शुरू से माना गया है कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये मजबूरी की सरकार है। और जिस कठोरता से जब ये मुफ्ती साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि जो है सो आतंकवादियों के मेहरबानी से या हुर्रियत के मेहरबानियों से हम लोगों ने जो है सो शांतिपूर्वक चुनाव किया था, तो ये हम मानते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारे माने गवर्नमेंट के ऑथोरिटी को अंडरमाइन करने की बात थी। उस समय बीजेपी को जितना रूथलेस होना चाहिए था अपने अलायंस के प्रति, उतना वो हुई नहीं। उसका परिणाम हुआ कि कुछ तत्व जो है सो इनकरेज्ड हुए और ये जो आज फिदायीन हमला हुआ है उस बात का और ये करता है, इंगित करता है कि फिदायीन जो है सो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के बाद कुछ जो है सो आप उसको बोल सकते हैं कि माने ये हुए हैं कि ऐसा करने के बाद भी शायद हमको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बात बता देना चाहता हूं कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट की बात है, सरकार रहे या नहीं रहे, बहुत स्ट्रिक्टली इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। पुष्पेंद्र, देखिए मुझे बस 2-3 चीजें इसमें लगती हैं कि कल राजस्थान में राजनाथ सिंह ने एक आतंकवाद के सिलसिले में एक सेमिनार था, कल ही पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि लगातार प्रॉक्सी वार पाकिस्तान कर रहा है, वहां से काफी चेताया भी और लताड़ा भी उन्होंने, और आज ये घटना होती है। मेरा सवाल यह है कि अभी अभी हम सबको पता है कि अभी इस सरकार ने हुर्रियत के लीडर से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की बात करने से बातचीत को बंद कर दिया था और फिर उसके बाद में ये कश्मीर का इलेक्शन हुआ। कश्मीर के इलेक्शन में सब जानते हैं कि सरकार जो 2 महीने तक नहीं बन पाई थी, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम पे था, उसमें पाकिस्तान से बात करो ये शर्त थी मुफ्ती की तरफ से, और उससे पहले ही सार्क यात्रा के सहारे एस जयशंकर इस्लामाबाद गए हैं और वहां बातचीत भी हुई है और आगे बढ़ने की भी बात हुई है, मोदी का निजी पत्र भी वहां गया है, और उसके बाद यह हमला होता है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मसर्रत ने या जो आतंकवादियों को या अलगाववादियों को या जो लोग भारत विरोधी ताकतें वहां थी उनको छोड़ा गया, उन्होंने तो नहीं किया। ये तो साफ हो गया कि पड़ोस से आए थे और फिदायीन हमले थे, ये खुदकश हमले थे। ये कोई ऐसे ही नहीं आ गए थे कि कहते कि उन्होंने बंदूक ली और चले आए, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है और वो आने के बाद ये घटना घटती है। एक तो बात जो खड़गे साहब ने कहा, मैं उसको फिर दोहराता हूं कि भाई मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हर चीज पे बोलते हैं, जिस पे नहीं बोलना होता उस पे ही बोलते हैं, इस पे 24 घंटे में उनकी चुप्पी क्यों है? दूसरी बात यह है कि इस सरकार के कार्यक्रम के अंदर एक बात यह भी बताई जा रही है, और कल परसों जब उसका अधिवेशन शुरू हुआ विधानसभा का, तो वोहरा जो वहां के गवर्नर है, उन्होंने अपने भाषण में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि बहुत सारे एरिया से आसफा हटाया जा सकता है जिसको लेके विवाद है। पीएमओ के अंदर जितेंद्र सिंह जो वहां से जीत के आए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर आखिरी फैसला फौज करेगी, इसमें मैं भी नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती। लेकिन एमएन वोहरा जो है, जो सरकार का भाषण पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हटाया जा सकता है। मेरा कहना यह है कि इतनी अंतर विरोधी सरकार चल रही है कि आपको यह पता ही नहीं है कि पाकिस्तान ऐसे में नियंत्रण कैसे होगा? जी, ऐसे में नियंत्रण कैसे होगा? वही मैं कह रहा हूं ना कि जो सरकार में आदमी बैठा है उसकी स्थिति यह है कि वो आपके डायरेक्शन को मान ही नहीं रहा है, और आप कहते हैं संसद में कि हमसे पूछ के फैसला नहीं ले रहा। आप सरकार में भी शामिल हैं, आप सरकार में नहीं भी शामिल हैं, आप कहते हैं फैसला हमने नहीं दिया, कागज निकलते हैं तो पता चला आपने दिया। तो मुझे लगता है कि एक साथ कई नाव में पैर रख करके खासतौर से कश्मीर नहीं चल सकता। कि कश्मीर जो है, कश्मीर का मुख्यमंत्री जिसके बारे में बहुत सारे एप्रीहेंशंस और रिजर्वेशंस हैं, वो ये कहे कि पाकिस्तान से आपको बात करनी चाहिए, हुर्रियत से आपको बात करनी चाहिए, हमें एक अच्छा माहौल बनाने के लिए 5000 जो वहां उन्होंने पकड़ रखी उनको छोड़ देना चाहिए। तो कश्मीर की जरूरत जो बाढ़ से ग्रस्त था, वहां उसकी ज्यादा जरूरत थी कि इन हुर्रियत के लोगों को और एंटी इंडिया लोगों को छोड़ने की ज्यादा जरूरत थी। मैं कह रहा हूं कि वो अपने वोट बैंक को, अपनी राजनीति को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस मुद्दे पे चल रहे हैं। मुफ्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी राज्य में बैठ के किसी चीज पर फैसला नहीं ले पा रही है, और मुझे लगता है इस दुविधा के कारण, इसी की वजह से मुफ्ती 24 घंटे से चुप है। क्या
ये जो हमला हुआ है, इस हमले पे उनकी खामोशी इस बात को दर्शाती है। आपको याद होगा दिलीप कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और हम सब जानते हैं कि वो लोग क्रिकेट की ड्रेस पहन के आए थे और उस वक्त एक बवाल ये हुआ कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस थी उससे हथियार वहां रखवा लिए गए और ये कभी नेशनल मीडिया में नहीं आया और उनको डंडा पकड़ा दिया गया। अब जिनके पास डंडा था और जो AK-56 लेके आए उन्होंने लाइन से मारे 7-8 लोग और बड़ी घटना थी वो। मेरा कहना यह है कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर की पुलिस की क्या स्थिति है, असफा को हटाने की जल्दबाजी है। आप यूनिफाइंग जो कमांड होती है उसका चेयरमैन होता है वहां का मुख्यमंत्री, किस तरीके से आप चीजों को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, यही कह रहे हैं। बिल्कुल एक चीज से मैं सहमत हूं कि दो विपरीत विचारधाराओं की वो सबको पता है, लेकिन चीजों लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं जो शांति माहौल नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रहा है, वहां विकास हो, खुशहाली हो और जम्मू और कश्मीर में भूमि अधिग्रहण बिल नहीं है, इसमें कोई भूमि अधिग्रहण नहीं। इसीलिए मैं बात जवाब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिनेश भाई भारतीय जनता पार्टी एक बात का जवाब दे, जिम्मेदारी से नहीं, बात का जवाब दे दीजिए। आपने इस देश के सामने पाकिस्तान से बात करने की बात कही, आपने प्रधानमंत्री को बुलाया, उनका हलफ का प्रोग्राम था, आपने उनके फॉरेन सेक्रेटरी से बात की, बात जो इस्लामाबाद में होनी थी, सिर्फ हुर्रियत के लीडर से उनका हाई कमिश्नर दिल्ली में मिला और इस गुस्से में आपने दो देशों के बीच में बात बोल दी। मेरी बात सुन लीजिए, कहना चाह रहे हैं आप बात बंद करनी है भाई, हम किससे बात बड़ा पार्टी के तरीके से सरकार चलाने के लिए एक ऐसा सवाल ही नहीं है उस जम्मू कश्मीर के अमन चैन के लिए आपकी शहादत दी। हमारे पास समय खत्म हो गया है, हमारे पास समय खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पर संदेह करने का संदेह नहीं, सवाल है, सवाल है क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? आप दूसरे सवाल नहीं सुनना चाहते, संदेह नहीं, सवाल है। एक लाइन केवल इतना ही है। देखिए, सबसे जो चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वहां के सुरक्षा बलों का एक आत्मबल बढ़ा था और जिस ढंग से वो मुकाबला कर रहे थे, पाकिस्तानियों को मार रहे थे और पहली बार वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान को हमारे 67 या 68 बार हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ा कि आप तो वो स्थिति सरकार बनने के बाद अगर उनका आत्मबल गिर रहा है तो यही कॉम्प्रोमाइज ने कहा कि कोई ऐसा फैसला नहीं हमारा समय सेना का मनोबल डाउन हो। हमारा समय हमेशा से कह रही है। अवधेश जी जो बात कह रहे हैं, दिनेश जी आपने शायद सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया कि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हुए भारतीय जनता पार्टी चलिए किसी मजबूरी के लिए हम कंप्रोमाइज नहीं, ये आप लोकसभा से लेके आप बात नहीं सुनना चाहते भाई? नहीं, बिल्कुल सुन रहे हैं, हम तो बात ही सुन रहे हैं। नहीं, हम तो बातें हैं, पुष्पेंद्र जी सुन रहे हैं, लोगों को भाषण खिलाएंगे सुबह। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।